Hello and welcome back to my channel K-Drama Taste. After more than 50 days आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया मैंने. I'm really sorry. But anyway, अभी और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 14. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांग शिनजे और जंग तेउल जो कि उस यांगसुन केयर सेंटर में छानबीन करने गए थे, इन शॉर्ट को यूना की डेड बॉडी के लिए गए थे. जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जंग तेउल को मिल जाती है और यहाँ कांग शिनजे एक लॉक रूम को उस मास्टर की से खोलता है जो उसे मैनेजर से मिली है. तो उसे अंदर उसी का हमशक्ल दिखता है जो कि ऑक्सीजन पर है. इससे हमें पता चलता है कि जो बेड पर है वो असली कांग शिनजे है. यहाँ एक और किंग को भी पता चल चुका है कि 25 साल पहले उसे बचाने वाला सेवियर वो खुद था, लेकिन क्योंकि जंग तेउल का भेस लेकर आई लूना उसके ड्रिंक में कुछ बेहोशी दवा मिला देती है, वो वही गिर जाता है. तभी लूना उसके पॉकेट में मानपसिक जोक के लिए जो विप होती है वो छड़ी वो ढूंढ रही होती है. तो किंग समझ जाता है और उसे बोलता है कि वो टाइम वेस्ट कर रही है, वो विप उसे नहीं मिलेगी. तभी वहाँ पे जोयंग आ जाता है. लूना वहाँ से भाग निकलती है और क्योंकि जोयंग की प्रायोरिटी किंग को बचाना होता है वो जल्द ही जंग तेउल को फोन करता है. और क्योंकि वो शहर से काफी दूर होती है वो उसे एक डिटेक्टिव पार्क की वही फॉरेंसिक डॉक्टर वाइफ के बारे में बताती है. वो उसे सब समझा देगी, बस उसे फॉलो करना है. और वो पहले ही मिसेस पार्क को कॉल करके समझाती है कि उसका दोस्त अनरजिस्टर्ड होने के कारण हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता, तो उसे सीक्रेटली इलाज कराने की जरूरत है. तो मिसेस पार्क जोयंग को और किंग को अपने एक डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक ले जाती है और किंग का इलाज शुरू करवाती है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग शिनजे उस रूम की बेल बजाता है तो वहाँ एक लेडी आ जाती है. वो लेडी ली सांगदो की वाइफ होती है. वो शिनजे को पहचान लेती है, उसे बताती है कि किसी भले आदमी ने उसकी पति का सारा कर्जा चुका दिया और उसे इस केयर सेंटर में जॉब भी दिला दी. एक और जंग तेउल भागते उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ किंग का इलाज चल रहा होता है, लेकिन जोयंग उसे अंदर जाने नहीं देता, कहकर कि जिसने किंग की ये हालत की है वो बिल्कुल इसी शक्ल की थी. तो जंग तेउल रोते हुए बाहर ही बैठ जाती है. बाद में वो योन सब को कॉल करती है और कहती है कि पापा और नारी पर नजर रखना और युनबी काबी को लेकर उसके घर चली जाना, और बोलती है कि अगर वो घर आए तो उसे कॉल करना. पहले तो योन सब कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में जंग तेउल बताती है तो वो समझ जाता है. वो एक्चुअली लूना की बात कर रही होती है. एक और लीलिम भी अपने वाले दरवाजे के पास गया है और सोच रहा है कि कैसे किंग ने पास में जाकर खुद को ही बचाया होगा और वो कैसे वहाँ पहुंचकर पूरा मानपसिक जोक हासिल करना चाहता है, और वो भी किंग से पहले. यहाँ किंग को होश आ जाता है और उठते ही जंग तेउल के बारे में पूछता है, लेकिन जोयंग बोलता है कि वो आई. किंग बोलता है कि तुमने जरूर उससे रूड बिहेव किया होगा, है ना. जोयंग किंग को वापस अपनी दुनिया में लौट जाने के लिए बोलता है. तो किंग उसे पूछता है, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, है ना. तो जोयंग झूठ बोलता है कि वो भूल गया. किंग जोयंग को बोलता है कि जंग तेउल से कहना कि मुझे माफ करे, मैं उसे बिना बताए वापस जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करो. जोयंग को कुछ समझ नहीं आता कि इस तरह से अचानक अस्पताल से जाने की बात क्यों कर रहा है. किंग उसे बताता है कि 25 साल पहले उसे बचाने वाला वो खुद था और आज शायद वही दिन है, क्योंकि उसने वही कपड़े पहने हैं और उसे वो बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग जंगल में जो उसका वाला दरवाजा है उसके सामने होता है और तभी हम देखते हैं कि एक और लीलिम भी अपने वाले दरवाजे के सामने खड़ा है. फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी साथ में अंदर जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, इसलिए जिस पॉइंट पर वो मानपसिक जोक एक हो जाता है अभी वो दोनों भी पास्ट में पहुंच जाते हैं. लीलिम अपने पुराने सेल्फ को आगाह करने जाता है फ्यूचर के बारे में. पहले तो वो पास्ट वाले लीलिम को यकीन नहीं होता कि वो फ्यूचर से कैसे आ सकता है. पहले क्राउन प्रिंस यानी छोटे किंग को मार देना, ऐसे कहने पर तो पुराना लीलिम उसे हंसी में टाल देता है, ये कहकर कि उस 8 साल के बच्चे से मुझे क्या डर. लेकिन जब लीलिम उसको बहुत जोर देता है तो पुराना पास्ट वाला लीलिम उसे कहता है, तुम खुद लूजर हो और तुम मुझे अकल सिखा रहे हो. और ये कहकर वो लीलिम के छाते में छिपे तलवार से ही उसी को ही बेरहमी से मार देता है. जी हाँ, पुराना वाला लीलिम फ्यूचर से आए लीलिम को बुरी तरह से मार देता है. और फिर वही इंसिडेंट रिपीट होता है जहाँ वो लीलिम मानपसिक जोक चुराने के लिए गया है और उसने तब के किंग को मार डालता है और हमारा जो छोटा किंग यानी तब का क्राउन प्रिंस होता है वो वहाँ आता है. फिर सिपाहियों के आने के बाद की आवाज सुनकर मानपसिक जोक को चुराने के चक्कर में वो मानपसिक जोक 2 आधे टुकड़ों में बट जाती है, जिसका एक टुकड़ा छोटे किंग के पास रह जाता है. वो उसे छुपा लेता है और हमारा वाला जो फ्यूचर से आया हुआ किंग है वही लीलिम के आदमी होते हैं, उन सबको मारता है और छोटे किंग को बचाता है. तभी वहाँ बाकी सिपाहियों के आने की आवाज से लीलिम अपने साथियों को लेकर वहाँ से आधे मानपसिक जोक के साथ ही भाग जाता है. हमारा वाला किंग अपनी पास सेल्फ को देखता है, छोटा किंग ठीक तो है ना, और तभी उसकी जेब से वो जंग तेउल का आईडी छोटे किंग के हाथ में रह जाती है. आते वक्त किंग देखता है कि सामने से
हेड कोर्ट लेडी नो वहाँ पे आ रही है। किंग उसे बताता है कि सब बताने और समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये चेहरा याद रखना, मैं तुम्हारा किंग हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो। हेड कोर्ट लेडी नो को पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें अजीब लेकिन सच्ची लगती है, इसलिए वो किंग को जाने देती है। फिर किंग राज दरबार के बाहर आकर लीलिम और उसके आदमियों को ढूंढने लगता है, उनके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी महल के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और क्योंकि उसे महल की सारी जानकारी है और वो सबके नाम भी जानता है, वो क्लियरली लीलिम के सारे आदमियों के नाम लेकर उन्हें बताता है कि ये सब लोग कंस्पायरेसी में शामिल है और उन्होंने किंग को मार डाला है, और उन गार्ड से बचकर निकलने में वो कामयाब हो जाता है। तभी उसे दरवाजे को बंद करते हुए एक आदमी दिखता है और वो कोई और नहीं किंग के चाचा प्रिंस ब्योंग का बेटा होता है, वही लालची बेटा जो किंग को अपना हक देने के लिए अपमानित करता है। यहाँ किंग समझ जाता है कि 25 साल पहले उसी ने लीलिम को उसके आदमियों के साथ भाग जाने में मदद की थी। तब वो गुस्से में आके उसके घुटने में एक गोली मार देता है और उसी की वजह से आज वो लंगड़ा रहा होता है। यहाँ एक और जंग तेल को जब पता चलता है कि किंग अचानक से वापस चला गया, उसे बहुत दुख होता है। एक और कांग शिंजे अपनी माँ से पूछता है क्या उसके पापा कोई केयर सेंटर चलाते थे, और उसे पता चलता है कि वो यांगसुन केयर सेंटर एक्चुअल में उसके पापा का था। वो अपने पापा को मिलने जेल जाता है, जिससे उसके पापा को यकीन नहीं कर पाते और कहते हैं तुम तो कभी मुझसे मिलने नहीं, आज अचानक क्यों। बातों को ना घुमाते हुए वो डायरेक्टली पूछता है कि वो आप ही है ना जिन्होंने कांग मिन ह्योन को कांग शिंजे बनाया। शिंजे के पिता उससे पूछते हैं क्या तुम उस आदमी से मिले, क्या कहा उसने, जब बस एक बार उससे मिलना है, प्लीज मेरी मदद करो। ये सब सुनकर शिंजे बहुत गुस्सा होता है और वो अपना हाथ जोर से जेल की ग्रिल पर पटकता है और बोलता है मैं यहाँ बस सच्चाई जानने आया हूँ। तब वो बताते हैं कि मेरा बेटा शिंजे कोमा में चला गया था, डॉक्टर ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, इस सब की वजह से उसकी माँ की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी, और तभी एक आदमी ने आकर मुझे तुम्हारी तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि ये आपका बेटा हो सकता है और इसके बदले उसे मेरा केयर सेंटर चाहिए था, मुझे वो बेचना पड़ा। तो शिंजे दूर से ही अपनी माँ को देख रहा होता है, उसे उसकी माँ के शब्द याद आता है कि कैसे वो अपनी माँ के लिए एक चमत्कार से कम नहीं, लेकिन आज वो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है अपनी माँ को फेस करने में, ये जानकर कि वो उनका असली बेटा नहीं है और उनका असली बेटा रियल शिंजे अब भी कोमा में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग उस दो दुनियाओं के बीच के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसे बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रेगुलरली खाली होता है। अभी उसकी नजर वहाँ पे जो पीसीओ है उस पे जाती है और वो एक पुराने जमाने का बीपर वाला फोन होता है, उसे बहुत अजीब लगता है। वो देखता है वहाँ अखबार पढ़ रहे एक आदमी के हाथ से अखबार लेता है तो उसे पता चलता है उस पे जो डेट लिखी होती है वो 20 दिसंबर 1994 होती है। तो फिर से उस दरवाजे के अंदर जाता है तो टीवी पर छोटे किंग यानी ऑफ कोर्स उसकी ताजपोशी की सेरेमनी, जिसके बाद वो अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा होता है, वो चल रही होती है। फिर दरवाजे से बाहर आता है तो 22 दिसंबर 1994 होता है। तो किंग समझ जाता है कि वो वापस पूरी तरह से प्रेजेंट में जाने के लिए उसे पूरे मानपसिक चौक की ताकत चाहिए, और क्योंकि आधा हिस्सा ही है अभी उसके पास तो वो टाइम ट्रैवल उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। उसे वापस 2020 में यानी उसके प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए पूरे 26 साल का वक्त करना होगा, और इसके लिए उसे अप्रोक्सीमेटली 4 महीने लगेंगे। ऐसा कैलकुलेशन वो अपनी माइंड में करता है, लेकिन तभी वक्त चल पड़ता है और वहाँ के लोग मूव करने लगते हैं। उसे जंग तेल से की बातें याद आती है कि जंग तेल ने बताया होता है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो उसका काउंटर पार्ट हम शक्ल होता है वो 8 साल की उम्र में ही गुजर चुका है। ऑब्वियसली कारण लीलिम होता है, उसने उसे मारा होता है। तो किंग उसको बचाने की सोचता है और वहाँ की पेजर फोन से वो पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और पुलिस को खबर देता है कि उस छोटे बच्चे की जान को खतरा है। उस बच्चे के चाचा, पिता और ऑब्वियसली वो बच्चा, उन सबके जान को खतरा है। उस बच्चे का नाम ली जियोन होता है, लेकिन पुलिस उसे पहले उसका नाम पूछती है जिसपे वो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन तभी पुलिस को खबर मिलती है कि पानी में डूबने के कारण एक 8 साल के छोटे बच्चे ली जियोन की मौत हो गई है। ये किंग सुन लेता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि उसकी मौत होने वाली है, आप कौन है? तो वो फोन काट देता है। फिर वो जंग तेल के घर के यहाँ जाता है, जहाँ वो छोटी जंग तेल से मिलता है जो कि उस वक्त 5 साल की होती है, जिसने कराटे यूनिफॉर्म पहना होता है। एक्चुअली उसकी माँ की मौत हुई होती है, जिसका शोक कार्यक्रम होता है। तब किंग उससे पूछता है तुम जंग तेल हो ना? वो उसे पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो वो उसे सब सच बताता है कि वो दूसरे वक्त से आया हुआ है और अभी 1994 में है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। तो वो बोलती है मुझे पता है आप कौन हो। तो पूछता है कौन? तो बोलती है किडनैपर, जो छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। वो हंसता है और कहता है लगता है तुम बचपन से ही ऐसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी एक औरत के आने पर वो उन्हें कहता है कि वो जंग तेल की माँ को जानता था, इसलिए आया है। फिर वो जंग तेल को
बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जंग त्योल उस किंग के दुनिया से लाए हुए मैजिक सेट को पानी डाल रही होती है और कहती है कितने महीने हो गए, तुम क्यों नहीं उग रहे हो यहाँ। और किंग के बारे में सोच रही होती है कि वो अभी तक क्यों वापस नहीं आया। तभी उसे फॉरेंसिक टीम की उसकी दोस्त ग्योंगरान का फोन आता है। वो कहती है उसे एक अजीब कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जो कि इससे पहले रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन ये आवाज पहले सुनी लगती है, जरा तुम सुन के बताओ मुझे। तो वो अपने कंप्यूटर से वो किंग का 1994 वाला पे फोन से किया हुआ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उसने ली जियोन और उसकी फैमिली के खतरे के बारे में पुलिस को आगाह किया होता है। जंग त्योल उसकी दोस्त से बात कर ही रही होती है उस रिकॉर्डिंग के बारे में। तभी उसे बचपन की वो यादें याद आती कि कैसे किंग उसे मिलने आया था जब वो 5 साल की थी, और वो सब समझ जाती कि किंग अभी पास्ट में गया है और वो अभी 1994 में है। इससे वो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ और कितनी देर तक इंतजार करे, किंग को वापस आने में और कितना वक्त लगेगा। एक और शिंजे उसका जो हमशक्ल कोमा में है उसे एक एम्बुलेंस से ले जा रहा होता है। उसके साथ उसकी वही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भी होती है जिससे वो अपने नाइटमेयर्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहा होता है। वो कहती है तुमने मुझे कहा था कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है, लेकिन ये झूठ है ना? जो कहानी तुमने मुझे बताई थी मुझे लगता है वो सच है। तो तुम में से शिंजे कौन है और कौन है ह्योंगमिन? हमारा पुलिस ऑफिसर शिंजे कहता है वही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह जांग मी जंग त्योल को बड़ा सा बॉक्स दिखाता है और तभी शिंजे भी वहाँ आ जाता है। उस यांगसुन केयर सेंटर के मालिक यानी जो लीलिम का आदमी होता है, वो जिस कार से शिंजे को फॉलो कर रहा होता है उस कार के सारे सीसीटीवी फुटेजेस जहाँ जहाँ से उसे मिले होते हैं वो उसने इकट्ठा किए होते हैं और उन सब से वो कुछ क्लू ढूंढने वाले होते हैं। और इतना सब चेक करने के लिए वो कहते हैं कि 2-3 दिन तो आराम से लग जाएंगे। तो तीनों भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और उनके बाकी 2 सीनियर्स के साथ वो फुटेजेस चेक करना स्टार्ट करते हैं। वही पुलिस स्टेशन में रात दिन होते हैं, तब जाके सीनियर पार्क और जांग मी दोनों को भी उसकी जानकारी मिलती है। उन्हें एक एड्रेस मिलता है जहाँ वो गाड़ी हमेशा जाया करती थी। वो उस एड्रेस पे रेड मारने का प्लान बनाते हैं। वहाँ उस जगह पे लीलिम ने सोंगजे को रखा होता है और क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम वाला लीलिम होता है उसको पास्ट वाले लीलिम ने वही मार दिया होता है, तो वो हमारे किंग की तरफ वापस नहीं आया। जाके इतना टाइम लगा और अभी तक वो वापस नहीं आया, इसलिए उसके लोग काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि लीलम और उसका आदमी दोनों भी नहीं है। तो वो जो डॉक्टर होती है वो बाकी लोगों को ये जगह छोड़ने को बोलती है। वो उस घर में गैस ऑन छोड़ते हैं और कोने में कैंडल लगा के चले जाते हैं। जब जंग त्योल और उसकी टीम वहाँ पहुँचती है, उनके आवाज देने पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो लोग दरवाजा तोड़ने की फिराक में होते हैं कि तभी जंग त्योल को गैस लीकेज की स्मेल आती है और वो सबको आगाह करती है और वो सबको वहाँ से भागने को बोलती है। और वो लोग थोड़ा सा ही नीचे जाते हैं कि तभी सिलेंडर फट जाता है और ये न्यूज रात को टीवी पर दिखाई जा रही होती है। उस एरिया में एक घर में गैस सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ है। वो एक आदमी देख रहा होता है कि तभी पीछे से एक औरत उसके सर पर फ्लावर पॉट फोड़ती है और वहाँ से भाग ही रही होती है। हम देखते हैं कि वो किंगडम ऑफ कोरिया की वही रिच औरत है जिसे लीलिम यहाँ लाया है, जो कि पीएम कू की ननन भी है। उसकी हालत यहाँ बहुत ही बदतर हो गई है। उसके चेहरे पर कई सारे घाव है जिससे हमें साफ पता चल रहा होता है कि वो औरत डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई है, प्रेग्नेंट होते हुए भी। इसलिए वो अपने उस सो कॉल्ड पति को मारकर वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी जब दरवाजा खोलती है तो डॉक्टर खड़ी होती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वापस जाने में। तो वो औरत बहुत ही इमोशनल हो जाती है और पूछती है आप मुझे जानती है कि मैं कौन हूँ? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन बस मुझे मेरे घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। ये कहकर वो उसके पैरों पे गिर जाती है। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में पीएम को अपनी माँ को फोन करती है और पूछती है कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है, वो सेफ है, और उसे कहती है कि मैं जब भी पूछूं खाने में क्या खाया तो कहना मैकरल खाया, इससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम ठीक हो और सब कुछ ठीक है। फिर फोन रखने के बाद वो सोचती है कि मुझे भी वो चीज चाहिए जो रॉयल फैमिली के लोगों के पास है। वो मानपसिक जोक को हथियाने के बारे में सोच रही होती है। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग त्योल किंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए वो जंगल में आई है जहाँ से किंग उसकी दुनिया में आता है। उसे याद आता है कि कैसे एक बार किंग अचानक से वहाँ आया था। वो फिर वहाँ के फोन बूथ पर चली जाती है और सोच रही होती है कि कितने महीने हो गए तुम्हें यहाँ से गए हुए, कहाँ तक पहुँचे हो तुम, कब आओगे? अचानक उसे कुछ न्यू मेमोरीज याद आती है कि उसके पापा शिंजे, योनसोप और नारी वो सब एक रेस्टोरेंट में चिकन बियर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी योनसोप का फोन बजता है जो कि वो काट रहा होता है। ये सोच कर के एक अजीब नंबर से उसको कब से कॉल आए जा रहा है। जंग त्योल को भी अजीब फीलिंग होती है कि तभी शिंजे का भी फोन बजता है और उससे भी अलग नंबर से फोन आ रहा होता है। तो योनसोप को पूछता है इसी नंबर से तो तुम्हें कॉल नहीं आ रही थी अभी? वो लोग अपने आप में बात कर रहे होते हैं। तभी जंग त्योल रेस्टोरेंट के बाहर देख रही होती है तो शिंजे फोन उठाता है। तो फोन पर किंग कहता है कांग शिंजे, तुम्हारी बहुत मदद होगी अगर तुम वो फोन तुम्हारी लेफ्ट पे बैठी
जल्दी लेफ्टिनेंट जंगतेल को पास करो। तो शिंजे को और भी वियर्ड लगता है कि ये कौन आदमी है जो उसका नाम जानता है, जंगतेल का नाम भी जानता है। जंगतेल रास्ते के बाहर दूसरी ओर पीसीओ खड़ा होता है, जहाँ पे एक ब्लैक आउटफिट पहने आदमी होता है, उसे देख रहे होते हैं। तो उसी की ओर देख रहा होता है। वो सब लोगों को बोलती है तुम लोग खाओ, मैं अभी आई। ये कहकर वो बाहर किंग को मिलने चली जाती है। वो उससे पूछती है तुम मुझे जानते हो है ना, तुम वही आदमी हो जिससे मैं बचपन में मिली थी, लेकिन अजीब है तुम्हारा चेहरा, आवाज, इनफैक्ट तुम्हारे कपड़े भी अभी वही है। वो कहता है ये कपड़े तुमने मुझे गिफ्ट किए थे और ये चेहरा मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वो कहती है क्या अजीब पागल आदमी है, और वो अपने बाल बांधने का ट्राई कर रही होती है, ये कहते हुए कि सॉरी मिस्टर, लेकिन मुझे आपके आईडी चेक करनी पड़ी, मैं पुलिस हूँ। तभी किंग अपनी पॉकेट से जंगतेल का हेयर बैंड निकालता है और उसके हाथों की कलाई पे डालता है और कहता है ये लो। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही ढूंढ रही थी। वो कहता है मुझे पता है, तुम ऐसी सिचुएशन में पहले अपने बाल बांधती हो और वैसे तुम अच्छी भी लगती हो, और तुम्हें पहले ही बता दूं मेरे पास यहाँ आईडी नहीं है और ना ही मैं पागल हूँ। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम सब लोग अब भी साथ हो, वो सब लोग जो मुझे मदद कर सकते हैं। वो फिर से पूछती है तुम मुझे कैसे जानते हो। किंग सैड होता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझे नहीं पहचानती। एनीवे, मैं यहाँ बस तुम्हारी यादों का हिस्सा बनने आया था। हम लोग अभी दो अलग अलग टाइमलाइंस पे हैं और जब तक मैं तुम्हारे पास वापस न आ जाऊँ प्लीज हार मत मानना और मेरा इंतजार करना। मैं जल्द ही आऊंगा तुम्हारे पास और हम फिर मिलेंगे ग्वांगनम में। तब मैं एक अलग ब्लैक जैकेट पहना होऊंगा जिस पर बहुत सारे बटन्स होंगे। तब मैं वहाँ मेरे मैक्सिमस के साथ होऊंगा। तब प्लीज मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडलियर बिहेव करना क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त ही नहीं है। वो पूछती है हम क्यों फिर मिलेंगे। कहता है क्योंकि ये हमारी तकदीर है। वो कहता है कि मैं ऐसे बार बार तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मान पास एक जोक में क्रैक्स आ गए हैं, वो टूट रही है, इसलिए उसे निकलना होगा। और वो उसे अलविदा कह के चला जाता है। इस सब यहाँ प्रेजेंट टाइम की जंगतेल को याद आ रहा होता है, लेकिन सोचती है 2016 अभी वो वहाँ है। तभी उसके सामने उस पे फोन पे किंग लिख रहा होता है बस और थोड़ी देर, प्लीज मेरा इंतजार करना। इससे जंगतेल बहुत इमोशनल हो जाती। किंग उसके पास लौटने के लिए कितनी तकलीफें झेल रहा है। और फिर उस पे फोन में उसके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब डाल देती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब किंग वहाँ पे आए और उसे कॉल करने की कोशिश करे तो उसे पैसे की जरूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किंगडम ऑफ कोरिया का न्यू ईयर फेस्टिवल जहाँ नाव की रेस होने वाली होती है। हमें तब जो यंग दिखता है तभी किंग वहाँ आ जाता है उसी ब्लैक आउटफिट में, यानी किंग जो अभी पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। हमारे प्रेजेंट टाइम के जो यंग को ये न्यू मेमोरीज याद आ रही होती है जो अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही है। उसे याद आता है कि किंग उसे उसके रेस ट्रैक्स का एक्सेस कार्ड मांगता है और वो उसे उस ब्लैक हुडी में डालता है जिसे पहन के लूना भागी थी। लेकिन जोएंग कहता है महाराज इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे, रीस्टार्ट होने वाली है, आपने अभी भी चेंज नहीं किया। तब किंग कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इवेंचुअली एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम की जगह पे जाने वाली हो। वहाँ तुम अकेले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम एक सॉन्ग जिए नाम की औरत को ढूंढो। मुझे लगता है मुझे लास्ट टाइम उसी के बारे में बताना चाहते थे। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस इसे याद रखना, जब वो वक्त आएगा तो तुम उसके लिए डिटेक्टिव कांग शिंजे की मदद लेना। उस वक्त तुम लेफ्टिनेंट जंगतेल को भरोसा नहीं कर सकते। उसका नाम सुनते ही जोएंग कहता है क्या आपको वो मिल गई? तो वो कहता है मैं अभी उसे मिलने की ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी मुझे मत रोकना और ये तुम्हारे किंग का ऑर्डर है। अब जाओ फिनिश लाइन पे मेरा वेट करो, मैं आज जीतने वाला हूँ। ये कह के किंग वहाँ से भी चला जाता है और पास में वही हुआ था। लूना ने भागते हुए उसी हुडी को उठाया होता है जिसमें उसे वो रेस ट्रैक्स का एक्सेस कार्ड मिलता है, इसलिए तो वो पैलेस के रास्ते से भागी होती है और उसी का पीछा करते हुए किंग पहली बार उस दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा होता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि योनसोप लूना पर नजर रखे होता है और उसकी पल पल की जानकारी वो फोन से जंगतेल को दे रहा होता है। वो बताता है कि वो अभी सुपरमार्केट जा रही है जहाँ अंदर तुम्हारे पापा और नारी है। तब वो कहती है उस पर नजर रखो, उसे अपनी आंखों से जरा भी ओझल मत होने देना। योनसोप कहता है तुम विश्वास रखो, आखिर मैं अटूट तलवार हूँ, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद लूना नारी और जंगतेल के पिता के साथ सुपरमार्केट से सामान की थैलियां लेके बाहर आती है। आते वक्त नारी और उसके पापा के फनी नोकझोंक चल रही होती है, जिसे सुनकर वो हंस पड़ती है और कहती है कि जंगतेल आपके ऐसे ही जोक्स पर रोज हंसती है। दोनों को ये बेहद अजीब लगता है और नारी कहती है लगता है इसकी नाइट शिफ्ट ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, इसको नींद की जरूरत है। तभी वो उनके पीछे ही जा रही होती है कि लूना को एक कॉर्नर से उसकी ओर देख रही जंगतेल दिखती है। फिर वो जब उसके घर की ओर जा रही होती है तो जंगतेल उसे फॉलो करती है, लेकिन अचानक से एक सुनसान गली में लूना उसके सामने आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था है ना, मेरे सामने मत आना,
जिस दिन तुम मेरे सामने आओगी तुम मरोगी। ये कह के वो जोर से उसके पेट में चाकू डालती है और उसको मारती है। कहती है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा उस एरिया में पहरा देने जाएंगे, है ना? लेकिन मैंने वहाँ कुछ गुंडों को जाते देखा है। अभी क्या होगा अगर वो तुम्हारे पापा को नुकसान पहुँचाए? तुमने आज तक कुछ नहीं खोया है ना अपनी जिंदगी में, इसलिए तुम्हें वो दर्द नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें हर उस एक दर्द का एहसास दिलाऊंगी। ये कहकर वो उसे वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। खून में लथपथ जंग तेओल पुलिस को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाती है। तभी उसे उसके माइंड में न्यू मेमोरीज आती दिखती है। उसे याद आता है कि किंग जब उसे पहली बार मैक्सिमस के साथ ग्वांगम में सिग्नल पर दिखा होता है तब ऑब्वियसली उसके पास वो जंग तेओल की आईडी होती है, तो वो समझ जाता है कि वो जंग तेओल है। वो झट से उसके करीब आता है, लेकिन इस बार जंग तेओल उसे कहती है तुम सच में आ गए और तुमने बहुत सारे बटन्स वाला जैकेट भी पहना हुआ है। किंग कहता है शायद तुम भी मुझे जानती हो। तब उसे सब डॉट्स क्लिक हुए समझ आते हैं। वो अपने नसीब को समझ जाती है। वो सोचती है जब नसीब होता है तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, वो तुम्हारी तकदीर में लिखा होता है जिसे तुम चाह कर भी नहीं टाल सकते। लेकिन जब तक तुम्हें सब रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है। वो किंग को कहती है तुम्हें शायद ये अजीब लगे, लेकिन मैं अगर ये अभी नहीं करूं तो मुझे शायद बहुत पछतावा होगा। ये कहकर वो उसे झट से गले लगा लेती है। जी हाँ, इस बार जंग तेओल किंग को पहचान लेती है और यही हमारा 14th एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सिंपल वे में सब समझा पाऊँ। लेकिन अभी ये डिफरेंट टाइमलाइंस पे स्टोरी चल रही है। अब हमारे बस आखिरी 2 एपिसोड्स बचे हुए हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि इस मंथ में सब खत्म कर लूं। सॉरी गाइज, मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा हेक्टिक चल रही है, बट थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। होप कि जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड thanks for watching.